students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डिम्पल कटारिया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का सैंपल पेपर बेसिक वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेक्शन 8 डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमें वो समझ में आ चुका है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज का जो सेक्शन बी है, इसमें आपको अच्छे से पता है कि 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स हमारे पास 10 नंबर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कितने नंबर गेन करने वाले हैं? 10 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही जो बेल आइकन आता है, प्लीज उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता लग जाए कि नई वीडियो आ गई है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेक्शन बी है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, और दोनों रैखिक समीकरण हैं। और वो क्या है, देख लीजिए, kx + 3y - k - 3 = 0। और जो दूसरी समीकरण है वो है 12x + ky - k = 0। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपसे कहा है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हमारे पास इनके कितने हल हो गए हैं? अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। तो आपको ये अच्छे से ध्यान होगा कि जब अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये जो 2 रेखाएं होती हैं, ये हमारे पास कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है, यानी कि संपाती होती है। और संपाती रेखाओं की कंडीशन यानी कि कोइंसिडेंट रेखाओं की जो कंडीशन होती है, उसमें जो अनुपात हम लेते हैं a1/a2, b1/b2 और थर्ड इज c1/c2। इन तीनों की वैल्यूज कैसी होती हैं? इक्वल होती है। तो आपको ये कंडीशन अगर आपको याद आ गई है तो बस चिंता मत कीजिए, भले ही के बहुत सारे हो, हमें तो वही निकालना है। तो चलिए देखिए, आप देखो यहाँ पे a1 की जगह पे क्या है? k, और a2 दैट इज 12, और फिर उसके बाद b1 देखिए, दिस इज 3 एंड b2 इज k। और उसके बाद c1 देखो माइनस में है, k - 3, और अपॉन में c2, और यहाँ पे भी क्या है? -k। अब आपके पास ये वैल्यूज हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। ये दोनों हैं k/12 = 3/k। जब इस तरह से होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो k को k से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि k², और 12 को 3 से, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 36। तो आपके पास k की वैल्यू निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट आपको लेना होगा, यानी कि वर्गमूल, और वो क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब k का आंसर आपके पास कितना आया? 6। ठीक है, अब यही नहीं, आप यहाँ पे देखिए, आप इसको भी ले सकते हो। जैसे आपने ये दोनों ली हैं, आप ये दोनों भी ले सकते हैं, या फिर ये दोनों भी ले सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आपके पास आएगा 6। जो सबसे इजीएस्ट है वो मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों को पिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास एक फिगर है। मैं सबसे पहले उस फिगर को ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये है आपके पास त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC है, जिसमें और एक यहाँ पे एक शेप ऐसे और है। ठीक है, और ये है यहाँ पे D पॉइंट और ये है P। यहाँ पे राइट एंगल का यहाँ पे मार्क है E पॉइंट पर और D पॉइंट पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन दिस फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE। आपके पास यहाँ पे AD और CE जो है, ये हमारे पास क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बच्चों, इसको हम बोलते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से, जैसे कि ये शीर्ष है C, इस C से सामने वाली भुजा पर ये आपने लंब डाल दिया है, यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो CE क्या है? हमारे पास शीर्ष लंब है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? AD और CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये देखो AD, ये वाला शीर्ष लंब जो आपने BC भुजा पे डाला हुआ है,
और CE जो AB भुजा पर है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, ठीक है। एंड शो डैट, हमें यहाँ पे शो करना है, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, और जो सेकंड शो करना है दैट इज ट्रायंगल PDC एंड दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, यानी कि हमें इन त्रिभुजों को यहाँ पे समरूप सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट लेकर चलते हैं। इसमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE के बारे में बोला गया है, तो हम इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE। तो ABD ये वाला ट्रायंगल आप देखिए ऐसे, सॉरी ये यहाँ से और ये फिर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और CBE, C यहाँ पे, E यहाँ पे और B यहाँ पे, अब ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों में देखो क्या है, आप सिंपल सा देख पा रहे हो क्या, कि चाहे आप इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये जो हम बना रहे हैं ADB, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। और दूसरा है CBE ऐसे है, इसमें ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई D और E दोनों ही कैसे होंगे, 90 डिग्री के, तो इक्वल है। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, रीजन 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के कोण है। अब D तो बहुत सारे होते हैं, तो हम इनको कंप्लीटली लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं एंगल ADB, मतलब ये वाला ADB इक्वल है CEB के, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। और देखिए दोनों में आप देख रहे हो, दोनों जो त्रिभुज बने हुए हैं, ये B वाला कोण दोनों के अंदर है, तो ये कॉमन हो गया। जब आप इधर वाला कोण लेंगे तो ABD होगा, यानी कि एंगल ABD। और जब आप ये वाला लेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, EBC हो जाएगा, तो EBC। अब दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए हैं, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो डबल A नियम होता है, यानी कि डबल A रूल, AA मतलब एंगल, ठीक है। यानी कि जब आपके पास दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बाय एंगल रूल, तो उस कंडीशन में फिर ये जो दो त्रिभुज होते हैं जो आपने लिए हुए हैं ABD, ये आपस में कैसे होते हैं, समरूप हो जाते हैं, ठीक है, सिमिलर हो जाते हैं। तो जैसे ये किया, ऐसे ही सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल PDC और दूसरा ट्रायंगल BEC है। इन ट्रायंगल PDC एंड BEC, PDC देखो, PDC ये है आपके पास, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो इस तरह से आ रहा है PDC। देखिए ये आपका P पॉइंट, ये D पॉइंट, ये C पॉइंट, और ये तो 90 डिग्री का है ही, ये तो गिवन है। और उसके बाद BEC, तो BEC, ठीक है। तो इस बार भी BEC सेम ट्रायंगल है जो पहले था, ये E हो गया पॉइंट, ये B और ये C। तो अब आप देखो इन दोनों में कौन कौन से दो कोण बराबर है, यानी कि दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो एक तो ये D और ये E, सिंपल सा लॉजिक, 90 डिग्री, वैल्यूज रख दो CDP, एंगल CDP, और यहाँ पे CEB, रीजन बता दीजिए 90 डिग्री, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। और अब देखो यहाँ पे C ये और ये वाला कोण दोनों के अंदर है, तो कॉमन हो गया, तो इसका भी रीजन हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट PCD और यहाँ पे ECB, और ये हमने बता दिया कैसा है, ये यहाँ पे कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कोण है। ये कॉमन का मतलब जब हम वो दोनों के अंदर है, तो ये दोनों के अंदर ही है, तो सिंपल सा लॉजिक हो गया बाय डबल A रूल, यानी कि AA नियम से, ठीक है। तो जब हम AA नियम से बात करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज PDC समरूप होंगे त्रिभुज BEC के, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया है यहाँ पे। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए आप एक बार से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट यानी कि जो इसका चॉइस वाला पार्ट है वो भी मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आप देख सकते हैं एक फिगर है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में,
और कहा है कि DE साइड इज पैरेलल टू AC। आप देखिए DE साइड, ये DE ये वाली जो साइड है इस AC साइड के पैरेलल है, समांतर है, और DF ये वाली भुजा इस AE भुजा के समांतर है। और आपको सिद्ध करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ना हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है वो इस तौर पे है, ये आपके पास है ABC। आपको यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले DE साइड जो है वो AC के पैरेलल है। तो DE साइड आप देखिए ये आपने यहाँ पे बना दिया DE भुजा, ठीक है। तो ये DE भुजा इस AC भुजा के समांतर है। तो जब ऐसे त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा की समांतर होती है और यहाँ पर ये दोनों कैसे होते हैं, बीच में पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग दो भुजाओं पे होते हैं, तब हम BPT की हेल्प लेते हैं। BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जो आपके प्रमेय 6.1 है। इसके अनुसार उस समय ये जो भुजाएं हैं इस भुजा का इसके साथ, किसका, BE भुजा, और BE भुजा हम किसके संगत में देख रहे हैं, BD भुजा के, BD, और इस वाले में EC, ठीक है, यानी कि BE भुजा का अनुपात EC भुजा के साथ है। तो वही अनुपात BD का किसके साथ होगा, AD के साथ होगा। तो BD अपॉन AD, और ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अब दूसरा पॉइंट किसका दिया हुआ है, DF का। तो यानी कि अब हमारे पास जो त्रिभुज है वो अभी भी यही है, लेकिन बस हम इनको अलग अलग स्थितियों में देख रहे हैं। पहले हम इसको DE भुजा के लिए देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं DF के लिए। तो DF आप यहाँ पे देखिए ऐसे है आपके पास, ठीक है, और ये किसके समांतर है, AE के। तो AE आपके पास ऐसे आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो अब आप एक काम कीजिए, ये C वाला पॉइंट जो है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो आपके पास त्रिभुज ABE बन गया ना, ठीक है। और इस त्रिभुज ABE में आप देख रहे हैं कि DF भुजा जो है वो किसके समांतर है, AE के समांतर है। इसका मतलब BF का रेशियो आप किससे देखेंगे, FE से। तो BF अपॉन FE, और ये जो अनुपात है यही अनुपात इस वाली भुजा के लिए होगा। तो BF के सामने संगत कौन सी भुजा है, BD, और यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, AD, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाता है। अब जरा आप देखिए, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर भी BD अपॉन AD आ रहा है और यहाँ पर भी BD अपॉन AD आ रहा है। यानी कि अगर आप इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों समीकरणों की हेल्प लेते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, BE अपॉन EC, ठीक है, और ये इक्वल है किसके, BD अपॉन AD के। और BD अपॉन AD यहाँ से देखो ये किसके इक्वल है, BF अपॉन FE के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स BE अपॉन EC इक्वल है BF अपॉन FE के। और जरा देखिए ये BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है 2 concentric circles of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास 2 वृत्त है और वो भी कैसे हैं, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक है। तो आपने जैसे कि एक वृत्त ये बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वही दूसरे वृत्त का भी केंद्र है। तो ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। जो छोटे वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या आपको आपने कितनी दी है, आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि जो हमारे पास ये बड़े वाला वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त की कॉर्ड यानी कि जीवा, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ से ऐसे आप खींच सकते हैं, तो बड़े वृत्त के लिए तो ये जीवा हो गई है ना, कॉर्ड। लेकिन इस छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो आपको इसकी यानी कि अगर मैं इसको नंबर दूं
ए बी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसको नेम दे देते हैं ओ और इस पॉइंट को नेम दे देते हैं पी। अब जरा आप देखो यहाँ पे ये जो त्रिज्या है और ये ऐसे है, यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एपी भुजा जो है वो पीबी भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो ओपी भुजा है इस एबी भुजा को यहाँ पे क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कर रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं त्रिभुज ए ओ पी। इस त्रिभुज में देखो आपके पास ओ ए ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ पी आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर। अब सिंस हमने बताया कि त्रिज्या लंब होती है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो त्रिभुज एओपी है हमारे पास ट्रायंगल, ये हमारे पास कैसा है त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ये। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओ ए भुजा, ये देखो सबसे बड़ी भुजा है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। और ये जो हमारे पास है ओपी, ये हमारे पास है लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी, और जो बची अब एपी ये हमें नहीं मालूम, और ये है हमारे पास आधार यानी कि बेस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और उससे आप जानते हैं कि आधार जो होता है वो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाने के बाद मिलता है, यानी कि जो बेस मिलता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करने के बाद मिलता है। तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस कितना है 5 स्क्वायर, और ये लंब कितना है 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इसका मतलब आपको ये हुआ कि ये जो आधार है एपी ये किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब आपने ये देखा कि एपी तो पीबी के बराबर है, तो पीबी भी आपके पास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। फाइनली आपको चाहिए क्या, ए बी। तो जो आपको ए बी चाहिए वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, एपी प्लस पीबी से। ये देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक, तो एपी इधर वाला पीबी इधर वाला, एपी कितना 4 और पीबी भी 4, तो 4 और 4 ऐड हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे डर जाते हैं कई बार। देखो क्यों, अब आप नहीं डरोगे बिल्कुल भी। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 7/8। ठीक है बेटा, इट इज 7/8, और आपको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है तो कॉट थीटा से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, फिर हम कॉस थीटा की वैल्यूज निकालें और हम इनको एक एक करके यहाँ रखें और फिर सॉल्व करें। ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस है ना, जरा ध्यान कीजिए। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वही हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे भी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान होगी आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसको अगर आप याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आप देखो ये 1 तो है ना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो माइनस में हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही अगर कॉस को यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो 1 के माइनस में कौन आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कौन बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए। अब अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो चलो हम एक साथ लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
और फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, cot थीटा, वेरी गुड। तो अब आपने ये लिया cot थीटा और ये कर दिया इसका स्क्वायर, लेकिन cot थीटा की तो वैल्यू पता है 7/8, तो आपने इसका भी 7/8 का भी स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 का 64। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात है। तो चलिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 और ये चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, और आपको इसका क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे ये वृत्त है और वृत्त को मैं अगर 4 हिस्सों में बांट दूं तो हमारे पास जो हर एक हिस्सा होता है वो हमारे पास क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कहलाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, तो जो भी हमारे पास वृत्त है आप उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे उसके क्षेत्रफल का। तो बस वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या, रेडियस हमें 14 गिवन है और अपॉन में 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है सिंपली, जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नेक्स्ट टाइम 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो फाइनल बचता है 22 इंटू 7, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 154 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका चॉइस बेस्ड भी है, तो आप इसका सेकंड चॉइस देखते हैं। इसमें कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radius 24 and 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का हमें डायमीटर यानी कि इस वृत्त का हमें ये जो व्यास है d डायमीटर ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन कहा क्या है कि इसका जो एरिया है वो बाकी दो अलग अलग अगर हम वृत्त ले, एक ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है और इनकी त्रिज्या इसकी दी है 24 और इसकी दी है 7। तो हम एक काम करते हैं, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। अब हमें ये बोला है कि अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया इसका बड़े वाले वृत्त का, तो वो हमारे पास इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यही होता है वृत्त का, लेकिन पाई यहाँ पे क्या है 24 और इसका स्क्वायर प्लस पाई यहाँ पे त्रिज्या 7 और उसका स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे बचेगा 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ पाई है, कैंसिल हो गया, देखो हो गया ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49, दोनों को ऐड करोगे 625। इसका मतलब आर स्क्वायर हमारे पास आया 625। तो आप आर निकालेंगे त्रिज्या, तो 625 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे और वो आएगा 25। तो इसका मतलब ये जो बड़े वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो डायमीटर ज्ञात करना है। ओके, सो डायमीटर यानी कि व्यास जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, तो हम 25 को 2 से गुना कर देंगे और फिर फाइनली आंसर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे है, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट करना एक ही इन दोनों में से। तो हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन सी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।